वेलकम बैक टू आईएएस संसार यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रेगुलर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल रही हैं। तो सभी क्लासेस को आप अटेंड करें। ये आपकी सोशल साइंस की क्लास है, ठीक है, जो कि आपका 5वां प्रश्न पत्र होता है। कौन सा 5वां प्रश्न पत्र होता है सोशल साइंस का। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप पिछले सभी वर्षों के सन 2016 से लेकर 2023 तक के सॉल्व क्वेश्चन पेपर विस्तृत व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सन 2016 से लेकर 2023 तक के, वो भी सॉल्व किए हुए। ओनली 100 रुपीज इसकी जो फीस है वो रखी गई है, ठीक है। चाहे आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर हो या इंग्लिश का हो, ठीक है, या साइंस का हो या अदर किसी सब्जेक्ट का हो, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ओनली 100 रुपीज में इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको फीस पेमेंट करना होगी और आपको तुरंत 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि सॉल्व किए हुए रहेंगे आपको विस्तृत व्याख्या सहित, ठीक है। सारी चीजें उसमें सही समझाई गई होंगी, आपको पता ही होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर लगाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं तो 20 से 25% जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए विश्व के महाद्वीपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो है, ये जो प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर सन 2018 की परीक्षाओं में आया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ क्लासेस में भी, जो क्लासेस चल रही हैं इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर से देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन हो 2016 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, पिछले साल तक के, तो सारे क्वेश्चन पेपर के लिए आपको पीडीएफ फाइल परचेज कर लेना है। तो विश्व के महाद्वीपों का वर्णन करना है यहाँ पर। तो विश्व के महाद्वीपों का वर्णन कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला जो महाद्वीप है वो है एशिया, ठीक है। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है और संसार के समस्त क्षेत्रफल के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही समस्त एशिया महाद्वीप की अवस्थिति ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में है। जो एशिया महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा पृथक किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? एशिया महाद्वीप से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो महाद्वीप है वो, उसका नाम है, आप देख सकते होंगे, यूरोप। इस महाद्वीप की अवस्थिति एशियाई भूखंड के पश्चिमी भाग में है और इस महाद्वीप की मुख्य विशेषता है 3 ओर से जलीय भाग से घिरा होना है, ठीक है। ये जो यूरोप, ये महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, ये तीनों ओर से कैसा है? जल से घिरा हुआ भाग है। एशिया और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबद्ध है, यानी कि कनेक्टेड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद इस महाद्वीप का स्थान क्षेत्रफल में दूसरा है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप उससे छोटा है, ठीक है। तो दूसरा है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इस महाद्वीप से आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा इससे गुजरती है। आपको याद रखना है विषुवत रेखा तो इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप काफी बड़ा भूभाग, अफ्रीका महाद्वीप का काफी बड़ा जो भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका ज्यादातर जो पार्ट है या जो हिस्सा है आप कह सकते हैं वो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नील नदी स्थित है, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपकी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले महाद्वीप की। अगला महाद्वीप आपके सामने स्क्रीन पर है, चौथा, उत्तरी अमेरिका। ये वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है जो पनामा जल संधि के नाम से संबोधित की जाती है। इसके साथ ही इस महाद्वीप की जो अवस्थिति है वो पूर्णतः पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो महाद्वीप है वो कहाँ पर है? पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद अगला महाद्वीप आपके सामने स्क्रीन पर है, दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर का। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि इस महाद्वीप का जो अधिकांश, जो ज्यादातर भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, आपको बताना है। और इसमें आगे बताया गया कि इस महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है। यहाँ क्वेश्चन कई बार और यहाँ पर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में है या फिर वो कौन सी पर्वतमाला है। तो आपको बताना है ये एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये एक यूरोपीय द्विद्वीपीय महाद्वीप है। कैसा? ये एक द्विद्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया जो था वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप था विश्व का,
ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चारों ओर महासागरों और सागरों से स्थायी रूप से आवृत है, ठीक है, यानी कि घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका महाद्वीप है सातवां और अंतिम, विश्व का अंतिम महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका, सातवां महाद्वीप। इस महाद्वीप विशेष की अवस्थिति दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से, इस महाद्वीप की विशेष की जो अवस्थिति है वो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। यही कारण है कि ये जो महाद्वीप है वो वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है, ठीक है। किससे? हिम से, जिसके फलस्वरूप यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका क्षेत्र में क्या होता है, जो स्थायी निवासी हैं वो वहां पर नहीं रहते हैं स्थायी रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के मुख्य कारक क्या थे? जो बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि किस कारण से बहमनी साम्राज्य था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ, तो इसके निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। पहला आपका बहमनी राज्य को विजयनगर के हिंदू राज्य के अनवरत युद्ध करना पड़ा। बहमनी राज्य को विजयनगर के हिंदू राज्य से, बहमनी राज्य जो था इस राज्य को विजयनगर का जो हिंदू राज्य था उससे अनवरत युद्ध करना पड़ा, जिसमें बहमनी राज्य की ताकत बहुत कम हो गई, यानी कि छीड़ हो गई। दूसरा यहाँ पर रीजन था कि बहमनी सुल्तान अत्यधिक असहिष्णु थे और हिंदुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते थे, उनके मंदिर को विध्वंस करते थे और उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही था, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो बहमनी सुल्तान था वो अत्यधिक असहिष्णु थे और हिंदुओं का निर्दयता पूर्वक वध करना, उनके मंदिरों का विध्वंस करना और उनके जीवन का ये प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। ये भी एक मेन कारण रहा। तीसरा कारण इसमें बताया गया कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो भी शासक राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे अत्यंत विलासी स्वभाव के थे, ठीक है। इससे वे अमीरों और प्रांतीय शासकों पर सफल नियंत्रण नहीं रख सके। कैसे थे ये? यहाँ बताया गया है कि अत्यंत विलासी स्वभाव के थे, जिससे भी क्या हुआ, अमीरों और जो प्रांतीय शासक थे वहां पर बहमनी राज्य में उन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए, जिस वजह से बहमनी साम्राज्य का पूरी तरह से समाप्त हो गया या पतन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में था, ठीक है। और राज्य जो था विजयनगर साम्राज्य ये सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। ये राजा पूर्णतः निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। राज्य प्रशासन को सुविधा पूर्वक संचालित करने हेतु राम साम्राज्य 6 प्रांतों में उस वक्त विभक्त था। इसके बाद बताया गया कि प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांत यानी कि कोट्टम नाटुओं में नाट और कई नगरों व ग्रामों में बटे थे। ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। उस समय भी न्याय का प्रमुख स्रोत क्या था? राजा था। और दंड विधान कठोर था। दंड विधान कैसा था? बहुत कड़ा जो था, उस समय दंड दिया जाता था और कोई भी व्यक्ति गलती करता था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें बताया गया कि विजयनगर राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जो विजयनगर राज्य था, ठीक है, ये किस तरह से समाप्त होगा धीरे धीरे? तो विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट के युद्ध के बाद पतन हो गया था, जिसमें निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। बहमनी राज्य से अनवरत युद्ध, इसका क्या था? विजयनगर राज्य का बहमनी राज्य से लगातार युद्ध चला। अयोग्य सैनिक संगठन, कैसे थे इनके? अयोग्य थे सैनिक संगठन, ठीक है। और प्रांतपतियों की प्रबलता थी, ठीक है। राज्य के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का आवास होने लगा था, ठीक है। राज्य जो था विजयनगर साम्राज्य, इसके पश्चिमी तट पर क्या था? पुर्तगाली लोग जो थे वो आवास अपना स्थापित कर रहे थे, बाहर से जो लोग आ रहे थे, ठीक है, इंडिया से बाहर के। अंतिम शासकों का अत्याचार, जो अंतिम शासक थे उन्होंने ज्यादातर इन लोग पर अत्याचार किया, जिस वजह से विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, यानी कि बहमनी साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य था वो समाप्त हुआ। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। प्रश्न 2015 की परीक्षाओं में आया हुआ है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहते हैं, आपको मैं फिर बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर पढ़ें। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर बताया गया था स्टार्टिंग में वीडियो के, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति और लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया और दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर बताया कि शिवाजी ने अपने राज्य की जो व्यवस्था है उसके लिए 8 मंत्री नियुक्त किए थे। कितने? 8 मंत्री नियुक्त किए थे। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। शिवाजी के दरबार में जो 8 मंत्री थे उन्हें क्या कहा जाता था?
अष्ट प्रधान कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्तीय व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था उस समय। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी अनुशासित सेना की भी व्यवस्था की थी, जिसे नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, कैसा? नगद वेतन। और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी सेना को कैसा वेतन दिया जाने लगा था? नगद वेतन दिया जाता था। और शिवाजी के समय भी सेना को नगद वेतन दिया जाता था। अगला प्रश्न आपका 26, प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे ये पूछा रहा कि पृथ्वी के आधार स्तर में कितनी परतें? संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ये प्रश्न भी 2015 की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मुख्य परतों में विभक्त किया जा सकता है। पहला आपका भूप्रपटी, दूसरा मैंटल और तीसरा है कोर, या जिसे आप क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की जो परतें हैं, ठीक है, वो किस तरह से हैं। तो सबसे पहले आपका भूप्रपटी। भूप्रपटी में क्या होता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको भूप्रपटी कहा जाता है। ये जो परत होती है, ये अन्य परतों की तुलना में पतली मानी जाती है। इसकी जो औसत मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर तक है, यानी कि जो ऊपर से लेकर जब आप अंदर तक जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी पे, तो ऊपर से जो 33 किलोमीटर है वो कौन सी परत है? उसे आप भूप्रपटी कहते हैं। पर्वतों के नीचे अधिक मोटी और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कैसी है? बहुत ही कम है। दूसरी परत होती है आपकी मैंटल। भूप्रपटी के नीचे की परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, जो कि विस्तृत है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी है। इसे आप मैंटल कहते हैं। मैंटल ठोस सेलों से बनी होती है। कौन से? ठोस सॉलिड जो सेल्स होती हैं उनसे बनी होती है। इसका जो तीसरी अंतिम परत है वो है कोर, इसे क्रोड भी बोलते हैं। ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक अंतिम परत है, जो कि निकल और लोहे जैसे खनिज तत्वों से बनी होती है। इस परत के 2 भाग हैं, बाह्य और आंतरिक कोर। जहां एक और बाह्य कोर तरल अवस्था में है, वहीं दूसरी ओर जो आंतरिक कोर है वो कैसी? वो ठोस अवस्था में। तो ये पृथ्वी की 3 परतें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है गेसर। गेसर क्या है? तो गेसर को भी समझाइए। चलिए समझाते हैं गेसर को। तो गेसर क्या है? गेसर एक गर्म जल का स्रोत होता है, जिसे समय समय पर गर्म जल और वाष्प निकलती है। ये आपको याद रखना है। गेसर क्या है? एक गर्म जल का स्रोत होता है, जिससे क्या होता है? समय समय पर कभी कभी गर्म जल या जो वाष्प है वो उससे वहां से निकलती है। गेसर आइसलैंड भाषा के गेसर से निर्मित है। गेसर शब्द जो है वो आइसलैंड भाषा के गेसर से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। इस प्रकार स्पष्ट है कि गेसर गर्म पानी के स्रोतों को कहते हैं। गेसर किसे कहते हैं? जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं उनको गेसर कहते हैं, जिनसे समय समय पर उष्ण जल और फुहारों के रूप में बड़ी तीव्रता से ऊपर उठती हैं। जिनसे समय समय पर जो उष्ण जल है, उष्ण जल फुहारों के रूप में बड़ी तीव्रता से ऊपर उठता है। विश्व में जितने भी गेसर पाए जाते हैं वे सब सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है, वहीं पर गेसर भी पाए जाते हैं। गेसर का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है, यानी कि अचंभकारी होता है, अच्छा लगता है उसे देखते हुए। यही कारण है कि ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। क्या? गेसर। गेसर पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी होते हैं। आगे बताया गया कि विश्व में गेसरों के वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अतिरिक्त अन्य सभी महाद्वीपों में जो गेसर है वो देखे जा सकते हैं। यानी कि अफ्रीका में गेसर नहीं मिलते हैं देखने के लिए, और दक्षिणी अमेरिका में जो गेसर है देखने के लिए नहीं मिलते, बाकी सभी महाद्वीपों में जो गेसर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप क्या है। तो भूकंप शब्द का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना, परंतु केवल इतने अर्थ से ही भूकंप का ठीक ठीक से अनुमान नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक कांप उठता है तो उसे ही आप क्या कहते हैं? भूकंप कह देते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 29, भूकंपीय तरंगों का वर्णन करना है। तो चलिए भूकंपीय तरंगों को यहाँ पर देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहले इसमें प्राथमिक तरंगे, ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्राथमिक तरंगों में क्या बताया गया है। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे दूसरी तरंगों की तुलना में अधिक गतिशील और तीव्र होती हैं। तरंगों की भांति ये लहरें अपने चलने की दिशा में चट्टानों को आगे पीछे धकेलती रहती हैं। इनकी जो गति होती है वो 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि सेकंड में ये 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड तक चल लेती हैं। ये तरंगे धरातल पर पहले पहुंचती हैं। ये तरंगे ठोस और द्रव को समान रूप से पार कर जाती हैं, ठीक है। यद्यपि इनकी गति ठोस भाग में तीव्र होती है और तरल पदार्थ में कम हो जाती है। ठोस में इन तरंगों की गति कैसी होती है? तेजी से ये चलती हैं, और तरल पदार्थ में इनकी जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है ठोस की अपेक्षा। दूसरा आपका सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे। ये तरंगे गौड़ या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं। इन तरंगों के कणों की गति लहर की दिशा में समकोण पर होती है, ठीक है। समकोण कैसी? ऐसी लहर की दिशा में ऐसे समकोण पर होती है। अब द्वितीयक तरंगे तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं। द्वितीय तरंगे जो होती हैं
जब ये तरल में पहुंचती हैं तो वहां पर ये गायब हो जाती हैं। ये सभी तरंगे अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, अधिक गहराई तक इस तरंगे जो है वो प्रवेश कर सकती हैं। तीसरी आपकी अंतिम धरातलीय तरंगे, ये तरंगे पृथ्वी को बाह्य धरातल को ही प्रभावित करती हैं। तरंगे किसी प्रभावित करती हैं, जो पृथ्वी का बाह्य धरातल है केवल उसी को प्रभावित करती हैं। धरातलीय तरंगों का जो मार्ग होता है वो अन्य तरंगों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं उनका जो मार्ग होता है वो अन्य तरंगों की तुलना में कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है। यद्यपि इन तरंगों की जो गति होती है वो कम होती है। गति कैसी होती है, अन्य दोनों तरंगों से कम होती है, किंतु ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं, इनसे नुकसान ज्यादा होता है। साथ ही अधिक गहराई तक ये नहीं जा पाती हैं, तरंगे जो हैं वो अधिक गहराई तक नहीं जा पाती, लेकिन उनसे नुकसान सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं कि हम क्या समझते हैं आपदा प्रबंधन से। तो आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जान लेते हैं फटाफट। आपदा से अभिप्राय क्या है, प्राकृतिक अथवा मानव अन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहज क्षमता से परे हो। ठीक है, यानी कि जो अचानक आ सकती है। ठीक है, ऐसी दुर्घटना या अनिष्ट गंभीर घटना जो अचानक से आ जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो मानवीकृत आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो। ठीक है, सूखा हो गया, जैसे चक्रवात हो गया, ज्वालामुखी हो गई, या बाढ़ जैसे आ जाती है, भूकंप आ जाता है कहीं कहीं, ये सारी की सारी क्या है, ये आपदा है। सुनामी आ जाती आदि विनाशकारी घटनाओं से जनधन की व्यापक क्षति होती है, सारी की सारी क्या है, ये आपकी आपदाएं हैं। आपदा प्रबंधन का तात्पर्य आपदा के प्रभाव को कम करना और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा की स्थिति के अनुसार राहत और पुनर्वास का कार्य करना है। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट होता है वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। स्थिति के अनुसार उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है जो उस क्षेत्र में आपदा से यहाँ पर ग्रस्त होते हैं, जिससे धन और जन की क्षति को कम और न्यूनतम किया जा सके। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ अगर आप प्रीवियस से सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर आपको दिया गया था उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।